Bismillahirrahmanirrahim. Student, this is our lecture number 17, and in today's lecture we will discuss cost behavior and factory overhead costing. मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस जो है वो कल शेयर की थी, जिसके ऊपर हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग के हवाले से और कुछ कॉस्ट बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट होती हैं, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है या मिक्स्ड कॉस्ट है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। और फिर हम लोगों ने जो मिक्स कॉस्ट होती है उसको हम लोग किस तरीके से एनालाइज करते हैं, और जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग ऑफ मिक्स कॉस्ट होती है इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड पार्ट ऑफ द कॉस्ट, वो हम लोग किस तरीके से करते हैं और डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, उसके ऊपर हम लोग जो है वो आज डिस्कशन करेंगे। और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। इसमें हम लोग जो है वो MS एक्सेल को यूज करके जो मिक्स कॉस्ट एनालिसिस है उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूँ, फिर हम लोग जो है वो फॉर्मल उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन, जिसमें हम लोग जो है वो कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो आज करेंगे, जिसमें हम लोग कॉस्ट की जो डिफरेंट बिहेवियर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये देखेंगे कि जो डिफरेंट कॉस्ट होती हैं उनको हम लोग किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई हैव सिलेक्टेड some exercises from cost accounting by वेंडर बैक बुक जो है वो, जिसके 15th एडिशन में से मैंने कुछ एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 है और जिसमें हम लोग जो है वो कॉस्ट की जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड एंड वेरिएबल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम लोग जो है वो इसकी डिस्कशन करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है वो क्वेश्चन को शेयर किया है, जिसमें हमने क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ओवरहेड एज आइदर अ फिक्स्ड और अ वेरिएबल कॉस्ट। हम लोगों ने जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ कॉस्ट हैं या जो भी FOH की जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको हम लोगों ने एज अ फिक्स्ड और वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफाई करना है। इंक्लूड एनी कॉस्ट दैट यू कंसीडर टू बी सेमी वेरिएबल विद इन द वेरिएबल कैटेगरी। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी एक काम करना है कि जो सेमी वेरिएबल है, मीन जो कि मिक्स्ड कॉस्ट है, जिसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट जो है उसका वेरिएबल है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे एज अ फिक्स वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे। बहरहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक कॉस्ट जो है वो कौन सी मिक्स्ड कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर। और इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने मेन कैटेगरी जो है वो यही दो कंसीडर करनी है, दैट इज फिक्स्ड एंड दैट इज वेरिएबल। तो याद रखें, मैंने वीडियोस में भी यही बताया हुआ है कि दो किस्म की बेसिकली कॉस्ट होती हैं, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और जब इन दोनों किस्म की कॉस्ट एक कॉस्ट के अंदर मर्ज होके आ जाती हैं तो उसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह देते हैं, जिसको हम लोग मिक्स्ड कॉस्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले हमें जो कैटेगरी बताई गई है दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। सो इनडायरेक्ट लेबर इज बेसिकली आर मिक्स्ड कॉस्ट। ये नॉर्मली जो होती है, जो FOH में हम लोग इनडायरेक्ट लेबर लिखते हैं, ये मिक्स्ड कॉस्ट होती है। अच्छा, इससे पहले रिमेंबर दैट द वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन टोटल एज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। तो हम लोगों के पास जो क्राइटेरिया है किसी भी कॉस्ट को एनालाइज करने का कि वेदर इट इज फिक्स्ड, वेदर इट इज वेरिएबल और वेदर इट इज मिक्स्ड कॉस्ट, तो उसके लिए जो बेसिक होता है कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट ड्राइवर। मीन किसकी बेस के ऊपर कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही है या वो सेम रह रही है। हम ये कहते हैं कि दो बेसिक कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम ये कहते हैं कि अगर कॉस्ट चेंज हो रही हो विद द चेंज इन एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो एक्टिविटी प्रोडक्शन भी हो सकती है, वो एक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकती है, वो नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकती है, वो मशीन आवर्स भी हो सकती है, या कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी हो सकती है, उसको आप लोग लेके इसको देखते हैं कि क्या वो कॉस्ट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो चेंज हो रही है तो वो क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट, और अगर वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम रह रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो ये तमाम को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप लोगों ने देखी भी होंगी वीडियोस। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये देखा
कि इन कॉस्ट को हम लोगों ने जब एनालाइज करना है तो याद रखिएगा, जब भी आप कॉस्ट को एनालाइज करेंगे तो उसके बैक एंड के ऊपर उसकी कोई ना कोई बेसिस होगी, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट ड्राइवर होगा जिसकी वजह से वो चेंज हो रही है। अगर हम उस फैक्टर को चेंज करते हैं तो कॉस्ट चेंज हो जाती है। जैसे और यहाँ पे जो फैक्टर हमें लिया गया है, बताया गया है या हिंट दिया गया, वो क्या है, जो 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 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि प्रोडक्शन चेंज होगी तो कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो अगर चेंज हो जाएगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वेरिएबल। और अगर वो चेंज नहीं होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। तो सो हमारे लिए जो क्राइटेरिया है या जो ड्राइवर है या जो आप समझ लें कि बेसिस है, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग जब ये फैसला करेंगे कि वेदर कॉस्ट इज फिक्स्ड और वेरिएबल, बिकॉज याद रखिएगा कोई भी कॉस्ट होगी वो किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगी, ठीक है कि नहीं। दुनिया में जितनी भी कॉस्ट्स हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। तो वो जो एक फैक्टर भी हो सकता है और एक से ज्यादा फैक्टर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देने के लिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए कमरे में और एसी चल रहा है और एसी की एक कूलिंग कॉस्ट है। ज़ाहिर एसी चलेगा, कूलिंग होगी, कूलिंग की एक कॉस्ट होगी। एसी चलेगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रही है वो उसकी क्या है, कॉस्ट है। अब आप ये देखो कि अगर यही वाला एसी सर्दियों में चलेगा तो क्या होगा, इसकी कॉस्ट कम होगी, और अगर ये गर्मियों में चलेगा तो इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, सीजन पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना। तो एक तो फैक्टर हो गया टेम्परेचर, और डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम। तो इसका मतलब है कि बिहाइंड पे किसी भी कॉस्ट के कोई भी चीज हो तो वो उसके बिहाइंड पे क्या होते हैं, उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। गॉट माय पॉइंट। इसलिए जब भी आप लोगों ने किसी भी कॉस्ट को कैटेगराइज करना है तो आप देखें कि वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, किस फैक्टर की वजह से ड्राइव हो रही है, वो उसका क्या कहलाएगा, कॉस्ट ड्राइवर। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, इनडायरेक्ट लेबर इज मिक्स्ड कॉस्ट। इसका आंसर क्या है, मिक्स कॉस्ट। अब ये कैसे मिक्स कॉस्ट है, मिक्स कॉस्ट वो होती है जिसको हम लोग कुछ वेरिएबल होती है और कुछ उसकी फिक्स्ड पार्ट होता है। अच्छा, अब इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, ऐसे मजदूर जो लेबर आर की बेसिस के ऊपर काम कर रहे होंगे, जो ऐसी इनडायरेक्ट लेबर जो लेबर आर की बेसिस के ऊपर काम करेंगे, जैसे मेंटेनेंस के लिए जो मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्शन पे। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मेंटेनेंस भी ज्यादा निकलेगी, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो मेंटेनेंस भी कम होगी। तो इसलिए वो लेबर जो मेंटेनेंस के ऊपर काम कर रही है वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ पे अगर सुपरवाइजर की एग्जांपल लेते हैं तो सुपरवाइजर भी तो इनडायरेक्ट लेबर है ना, लेकिन सुपरवाइजर को हम क्या करते हैं, मंथली सैलरी पे करते हैं, तो वो क्या है, फिक्स्ड। तो मीन अगर वो टाइम बेस्ड है कॉस्ट, क्या है, टाइम बेस्ड, तो वो क्या होती है, फिक्स्ड। और अगर वो प्रोडक्शन बेस्ड है तो वो क्या है, वेरिएबल। तो अगर आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में अगर प्रोडक्शन बेस्ड कॉस्ट है, मीन हेल्पर की कॉस्ट है जो डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है जो प्रोडक्शन ऑफ बेसिस पे ऊपर बढ़ या कम हो रही है, तो वो वाली कॉस्ट, वो वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, वेरिएबल पोर्शन। और इसमें अगर सुपरवाइजर की कॉस्ट है, चौकीदार की सैलरी है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो फिक्स्ड पार्ट कहलाएगी। सो इनडायरेक्ट लेबर कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑफ द पार्ट्स, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। इसलिए हम लोग इसको कौन सी कॉस्ट कह सकते हैं, सेमी वेरिएबल। क्या कह सकते हैं, सेमी वेरिएबल। लेकिन इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमने सिर्फ दो कैटेगरीज बतानी है, वेरिएबल या फिक्स्ड, तो फिर ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अगर हम इसको तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं तो फिर ये कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, ये मिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी, जिसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी नाम देते हैं। ओके, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स ज्यादा यूज होंगे, और जब प्रोडक्शन कम होगी तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स कम यूज होंगे। फॉर एग्जांपल, हमने ये कहा कि टेबल बनाने के लिए एक ग्लू चाहिए, तो ग्लू जो है वो क्या होगा, अगर हमें नहीं ना पता एक टेबल के ऊपर कितना ग्लू लगता है, हम उसकी कैलकुलेशन आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसी कॉस्ट जिसको हम लोग इजीली एंड कन्वीनियंटली ट्रेस टू द प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं।
ठीक है कि नहीं, वो FOH का पार्ट बनती है। तो इसलिए इनडायरेक्ट मटेरियल्स में ग्लू हो सकता है, जैसे हम फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करते हैं, या इसके अलावा जो है वो हमारे पास लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट कह देते हैं। और हमारे केस के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या हैं, प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे और प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इस कॉस्ट को क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। सो दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो इंश्योरेंस है, अब इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग जो है ये टाइम बेस्ड होती है। आपने एक बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई है, 1 साल के लिए कराई है, या आपने 2 साल के लिए कराई है, या 3 साल के लिए कराई है, तो चूंकि ये बिल्डिंग की इंश्योरेंस जो है वो एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, फिक्स्ड खर्चा है और फैक्ट्री का रिलेटेड है, इसलिए है FOH का पार्ट, लेकिन इसकी नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। इट डजंट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो क्या इंश्योरेंस ज्यादा हो जाएगी? नहीं। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो क्या इंश्योरेंस कम हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए हम लोग इस कॉस्ट को क्या कहेंगे, क्या है, फिक्स कॉस्ट। हमने क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, तो फिर हम लोग उसको कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओवर टाइम पे प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम पे, अब देखो अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ओवर टाइम ज्यादा हो सकता है ना, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो ओवर टाइम नहीं भी हो सकता। इट मींस इट इज डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्शन। सो दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है ये क्या है, ये भी टाइम बेस्ड है। लेकिन आप महीने की, साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ना, आप मशीन पे चाहे 1 यूनिट भी ना बनाओ तभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और जब आप लोग 1 लाख यूनिट बनाओगे तभी भी डेप्रिसिएशन वही चार्ज होगी। तो फिर इसलिए ये दोनों जो प्रोडक्शन है इस पे ये वाली जो है वो कॉस्ट बेस नहीं कर रही है, तो इसलिए हम लोग इसको किस कैटेगरी में लिखेंगे, कौन सी कैटेगरी है जी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके जी, पॉलिशिंग कंपाउंड्स। पॉलिशिंग कंपाउंड्स क्या हैं कि हमने प्रोडक्शन की है और हम लोगों ने या तो यूनिट्स को पॉलिश किया है, या फिर हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, या इवन कि हम लोग जो है वो अपने फर्श की पॉलिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो जरा गंदगी ज्यादा फैलेगी, ज्यादा गंदगी होगी तो पॉलिशिंग भी ज्यादा चाहिए होगी, और अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स को पॉलिश कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो पॉलिशिंग कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो पॉलिशिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बेस्ड ऑन मशीन आवर्स यूज्ड, मशीन आवर्स पे अगर ये बेस करेगी डेप्रिसिएशन तो फिर क्या होगी, फिर वेरिएबल कॉस्ट होगी। फिर क्या होगी, देखो डेप्रिसिएशन डजंट मीन कि हर दफा फिक्स्ड होनी है, डिपेंड किस पे कर रही है, उस पे फैसला करना है कि ये फिक्स्ड होनी है कि वेरिएबल होनी है। अब आप ये देखो ये किस पे डिपेंड कर रही है, मशीन आवर्स पे। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मशीन आवर्स भी ज्यादा आएंगे, जब मशीन आवर्स ज्यादा आएंगे तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी, और अगर मशीन आवर्स कम होंगे तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी। और मशीन आवर्स कब ज्यादा होंगे, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मशीन आवर्स ज्यादा होंगे, जब मशीन आवर्स ज्यादा होंगे तो मशीनिंग कॉस्ट या डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी वीडियोस के अंदर, आप लोगों को ये ऑलरेडी ये फैक्ट क्लियर किया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि एक कॉस्ट हमेशा वो फिक्स्ड ही रहेगी या हमेशा वो वेरिएबल भी रहेगी। ये डिपेंड करेगी कि सिचुएशन क्या है, ये डिपेंड करेगी कि आपका जो ड्राइवर है वो क्या है, वो कॉस्ट किस पे बेस कर रही है, ये इसके ऊपर फैसला होगा। तो ये चूंकि कॉस्ट किस पे बेस कर रही है, प्रोडक्शन पे, चूंकि ये मशीन आवर्स पे बेस कर रही है, और मशीन आवर्स किस पे बेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे, तो इनडायरेक्टली ये कॉस्ट किस पे बेस कर रही है, प्रोडक्शन के ऊपर। इसलिए आपने लिंक क्रिएट करना है, आपको ये जवाब तो देना है कि भाई ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, लेकिन आपने ये भी तो बताना है कि क्यों आप ये कह रहे हैं कि ये वेरिएबल है। सो यू हैव टू गिव द लॉजिकल रीजन व्हाई दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। So in this situation, this is a variable cost, and why this is a variable cost, because it is depending upon units production.
because machine hours will be more if production will be more, and machine hours will be less if production is less, and जो depreciation of machinery will be more if machine hours are more, and depreciation will be less if machine hours are less. So this is variable cost. Okay जी, depreciation, employer payroll taxes, employer payroll taxes is can be a क्या हो सकती है, ये हो सकती है मिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो एम्प्लॉयर जो है, अच्छा सॉरी, ये चूंकि FOH की कैटेगरीज हैं, और FOH की कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज आते हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं। और फैक्ट्री में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? जो डायरेक्ट हैं और जो इनडायरेक्ट हैं। और जो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो फिक्स्ड सैलरी पे काम कर रहे हैं, और कुछ एम्प्लॉयज क्या होते हैं जो प्रोडक्शन की बेसिस पे काम कर रहे हैं। मीन लेबर आवर जितने लगाए उतनी उनकी तनख्वाह बन गई। लेकिन जो सुपरवाइजर हैं, चौकीदार है, या इस तरह के जो लोग हैं, उनकी क्या है, फिक्स्ड सैलरीज हैं। अच्छा, जो फिक्स्ड पोर्शन के ऊपर टैक्सेस हैं वो क्या हैं, फिक्स्ड। जो फिक्स्ड पोर्शन के ऊपर टैक्सेस हैं वो क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। और जो वेरिएबल पार्ट के ऊपर टैक्सेस आएंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है, ये मिक्स्ड कॉस्ट है। इज इट क्लियर? इस सवाल के नुक्ता नजर पे तो ये वेरिएबल है, क्योंकि हमने सिर्फ दो कैटेगरीज बतानी है, वेरिएबल या फिक्स्ड। तो चूंकि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि हमने तीन कैटेगरीज इसकी बनानी है, तो फिर ये क्या है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। तो ऐसे इंप्लॉइज जिनकी फिक्स्ड सैलरीज हैं, उनके ऊपर जो टैक्सेस होंगे वो फिक्स्ड एक्सपेंस होगा, और जो बाकी इंप्लॉइज होंगे जो प्रोडक्शन बेस के ऊपर जिनकी तनख्वाहें बन रही होंगी, जो वेजेस बन रहे होंगे, उसके ऊपर जो भी एम्प्लॉयर के टैक्सेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे वेरिएबल पार्ट कहलाएगा। इसलिए ये दोनों का क्या है, मिक्स्ड है। फिर उसके बाद है जी हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्सेस। अब प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है वो ये दिस विल रिमेन सेम अनलेस जो प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो। अगर प्रोडक्शन कम है तो प्रॉपर्टी टैक्स फिर भी उतना ही आएगा, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो फिर भी प्रॉपर्टी टैक्स उतना ही आएगा। सो प्रॉपर्टी टैक्स इज बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, बेस्ड ऑन ईयरली, मंथली, 2 years, 5 years। तो याद रखें कि ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर एक्सपेंस आपका टाइम बेस्ड है और आपका जो ड्राइवर है वो प्रोडक्शन है, तो फिर आपका वो एक्सपेंस क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एक्सपेंस कहलाएगा। तो इस सिचुएशन में भी जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो क्या है, हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके जी। फिर उसके बाद है जी मशीन लुब्रिकेंट्स। मशीन लुब्रिकेंट्स क्या हैं, ये वेरिएबल हैं। क्यों वेरिएबल हैं? क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो मशीनें ज्यादा चलेंगी, जब मशीनें ज्यादा चलेंगी तो लुब्रिकेंट्स की कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो इनडायरेक्टली ये भी किस पे बेस कर रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के ऊपर। सो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस लुब्रिकेंट्स कॉस्ट विल इंक्रीज, इफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस लुब्रिकेंट कॉस्ट विल डिक्रीज। सो इसलिए ये भी कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट के। एम्प्लॉइज हॉस्पिटल इंश्योरेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉइज हॉस्पिटल इंश्योरेंस जो है ये क्या है, अब ये देखें, इसमें एम्प्लॉइज जो है वो हर तरह के आएंगे ना, इसमें वेरिएबल एम्प्लॉइज भी आएंगे और इसमें फिक्स्ड एम्प्लॉइज भी आएंगे। अब जो वेरिएबल एम्प्लॉइज हैं जो कि डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है, जो कि डिपेंड हो रही है किसके ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर, लेबर आवर्स के बेसिस के ऊपर, तो उनके ऊपर जो भी इंश्योरेंस का टैक्स होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। मीन प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा लेबर आवर्स लगेंगे या ज्यादा लेबर इंगेज होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा हो जाएंगे। और अगर कम प्रोडक्शन होगी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होंगे। लेकिन कुछ एम्प्लॉइज जो है वो तो रहेंगे वहां पे, जैसे सुपरवाइजर है वो तो रहेगा, जैसे फैक्ट्री मैनेजर है वो तो रहेगा, जैसे चौकीदार है वो तो रहेगा। और उसके ऊपर जब आप दोगे तो वो हर महीने की क्या होगी, फिक्स्ड आएगी। लेकिन जब आप प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर एम्प्लॉइज कम या ज्यादा करेंगे तो फिर इंश्योरेंस भी कम या ज्यादा हो जाएगी। भी पहले महीने हमने कहा हफ्ते के अंदर हम लोगों ने जो भी प्रोडक्शन की है वो हमने कहा जी 10 एम्प्लॉइज थे, अगले में हम लोगों ने कहा जी 20 एम्प्लॉइज थे, उसके बाद हमने कहा जी 15 एम्प्लॉइज थे। तो जाहिर है जब आप एम्प्लॉई बेस्ड दोगे तो फिर ये क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट है। और एम्प्लॉई, नंबर ऑफ एम्प्लॉई भी किस पे बेस कर रहे हैं, यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो एम्प्लॉइज भी ज्यादा चाहिए होंगे, वर्कर भी ज्यादा चाहिए होंगे। जब वर्कर ज्यादा होंगे तो इंश्योरेंस भी
ज्यादा हो जाएगी, और जब वर्कर्स कम होंगे तो इंश्योरेंस भी कम हो जाएगी। तो इस लिहाज से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली कॉस्ट जो है वो क्या है, मिक्स्ड कॉस्ट है। उसका कुछ पोर्शन क्या है, फिक्स्ड है, और कुछ पोर्शन जो है वो वेरिएबल है। अच्छा याद रखें, जो एम्प्लॉइज वर्कर हैं, जो वेजेस जिनके बनते हैं, उनके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। और कुछ एम्प्लॉइज जो मंथली सैलरी पे काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरीज बन रही होती हैं, उनके जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, फिक्स कहलाएंगे। ओके जी। लेबर फॉर मशीन रिपेयर्स, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो आपने लेबर लगाई है उसके एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे, वेरिएबल, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मेंटेनेंस ज्यादा आएगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो मेंटेनेंस कम होगी, और अगर मेंटेनेंस कम है तो लेबर भी कम लगेगी, मेंटेनेंस आवर्स भी कम लगेंगे। जब मेंटेनेंस आवर्स कम लगेंगे तो कम खर्चा आएगा, जब कम खर्चा होगा तो फिर ये क्या है, जब ज्यादा होगी तो ज्यादा खर्चा होगा। तो इसलिए ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर फॉर मशीन रिपेयर्स, तो ये वेरिएबल है। वोकेशन पे, वोकेशन पे जो है वो नॉर्मली किस पे डिपेंड करता है, आपके जो जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं और उनके नंबर ऑफ वीक्स होते हैं और उनकी जो पेमेंट्स हम लोग उसको करते हैं। अब इसमें भी जाहिर है दो तरह के इंप्लॉइज हैं, कौन कौन से, एक वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। तो ये भी फिर कौन सी कॉस्ट आएगी, मिक्स्ड। जिनको सैलरी मिल रही है उसके ऊपर जो आप वोकेशन के चार्जेस या आप वोकेशन पे दोगे, एक एक सपोज किसी एम्प्लॉय को आप सैलरी पे करते हो महीने की, तो ज़ाहिर उसको भी तो छुट्टियां देंगे, उसकी जो छुट्टियों का खर्चा बनेगा वो क्या कहेगा, फिक्स्ड बनेगा। और जो बाकी वाला होगा वो क्या होगा, जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर बेस कर रहा होगा, जो डायरेक्ट लेबर है या जो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा या डायरेक्ट लेबर होगा, और उनके वेजेस बनेंगे, और वेजेस के ऊपर जो आप वोकेशन पे दोगे वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल पार्ट होगा। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वेरिएबल में कंसीडर कर सकते हैं, या इसको हम लोग मिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में ले सकते हैं। जेनिटर्स वेजेस, सफाई करने वाले जो लोग होते हैं उनके वेजेस। अब सफाई ज्यादा होगी कब, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अब देखो वेजेस का मतलब होता है जो आर्ली बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस होती है ना, उसको हम वेजेस कहते हैं। अब आर्स ज्यादा लगेंगे कब, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो जेनिटेशन कॉस्ट भी ज्यादा बनेगी, मीन जेनिटर्स के वेजेस भी ज्यादा बनेंगे, उनको 2 दफा सफाई करना पड़ेगी। और जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर ये वाला खर्चा नहीं होगा। तो इसलिए ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। रेंट, रेंट क्या है, ये हमारे पास क्या है, चूंकि हम लोगों ने ये टाइम बेस्ड देना है, मंथली हो सकता है, एनुअल हो सकता है, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास, फिक्स्ड एक्सपेंस है। ओके जी। स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे से जो हम लोग मशीनिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्शन करते हुए, जैसे आप लोग खराद मशीन के ऊपर काम करते हैं और उसके लिए आप लोग जो है वो टूल लगाते हैं, ग्राइंडिंग टूल हो सकता है, या फिर आप लोगों के पास जो है वो मशीनिंग के अंदर जो वो छोटी छोटी सी चिप्स होती हैं जो कि ग्राइंडिंग के लिए यूज होती हैं। तो ज़ाहिर जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इस तरह के टूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। प्लांट मैनेजर्स सैलरी, सैलरी है ना, तो सैलरी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ये मंथली बेसिस के ऊपर है, या फिर आप लोग उसको वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली फिक्स्ड पैसे देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सैलरी कहलाती है। तो सैलरी क्या है हमारी, ये फिक्स्ड है। ओके। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, वेरिएबल, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक फिक्स्ड चार्ज भी है, मीन लाइन रेंट है, मीटर रेंट है, इज इट क्लियर। जैसे हमारे यहाँ जो है वो टेलीविजन फी है, तो वो आप चाहे ना इस्तेमाल करो बिजली, फिर भी वो आना ही आना है, तो इसलिए वो फिर पार्ट क्या बनता है, फिक्स्ड। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये मिक्स्ड कॉस्ट भी कहला सकती है, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल भी कहते हैं। अगर ये प्योरली सिर्फ डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिर क्या है, वेरिएबल। और अगर इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड का भी है, लाइन रेंट या फिर कोई स्पेशल टैक्सेस, फी या इस तरह के जो चार्ज है, तो फिर ये क्या कहलाएगी, फिर मिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। प्रोडक्ट इंस्पेक्टर्स वेजेस, प्रोडक्ट इंस्पेक्टर वेजेस, अब वेजेस किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोडक्शन आवर्स पे। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन आवर्स ज्यादा लगेंगे, इंस्पेक्शन ज्यादा होगी, इंस्पेक्शन वेजेस भी ज्यादा बनेंगे।
तो इसलिए ये किस पे बेस कर रही है, प्रोडक्शन पे बेस कर रही है, तो इसलिए ये कौन सी कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है. सो इन दिस वे यू कैन कैटेगराइज और क्लासिफाई एवरी कॉस्ट एलिमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड. और हम लोगों ने यहाँ पे मिक्स्ड की भी बात करने की कोशिश की है. होप्स हो कि आप लोग जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे. फिर इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक जो पैटर्न होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट जो भी हमारे पास ग्राफ दिए गए हैं, और इस ग्राफ को हम लोगों ने ये देखना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है. हमारे पास ये ग्राफ दिए हुए हैं डिफरेंट, और इन ग्राफ्स के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और वो कॉस्ट की उन्होंने बताया हुआ है. तो आप ये हमने ये मैच करना है कि ये ग्राफ किस कॉस्ट के ऊपर जो है वो बनता है. ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा थ्रू दिस. अब सबसे पहले है हमारे पास ये ABCDEFGH, ये वाले जो है वो डिफरेंट ग्राफ्स दिए गए हैं, और उसमें हमें सबसे पहला है डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मशीन आवर्स दैट द इक्विपमेंट वाज ऑपरेटेड. यहाँ पे डेप्रिसिएशन उन्होंने इक्विपमेंट की दी है, लेकिन उसके आगे एक्सप्लेनेशन दे दी है कि ये किस पे बेस कर रही है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे. तो जब नंबर ऑफ मशीन आवर्स का मतलब क्या है कि जितने ज्यादा मशीन आवर्स होंगे उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन बनेगी, और जितने कम मशीन आवर्स होंगे उतनी कम डेप्रिसिएशन बनेगी. तो फिर ये वाली जो कॉस्ट क्या है, प्योरली क्या है, प्योरली वेरिएबल कॉस्ट है. और प्योर वेरिएबल कॉस्ट का जो मैंने आपको ग्राफ बताया था वो क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड स्लोपिंग अपवर्ड. जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और अपवर्ड स्लोप करता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्योर वेरिएबल कॉस्ट का. तो इस ए पार्ट है उसका जो आंसर है वो क्या है, जी. इसके साथ जो सूटेबल ग्राफ जो मैच करता है वो क्या है, जी पार्ट है. इज इट जी? ओके. इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल है फिक्स्ड, फ्लैट फिक्स्ड चार्जेस प्लस अ वेरिएबल कॉस्ट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स आर यूज्ड. उन्होंने कहा जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पहले कुछ एक हद तक जो है वो फ्लैट चार्ज है. अब फ्लैट चार्ज का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट है. मीन एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स तक क्या है, फिक्स्ड है. मीन ये डिपेंड किस पे कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड के ऊपर. इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट क्या होते हैं, किलोवाट आवर्स. हम ये कहते हैं जी 100 किलोवाट आवर्स तक, मीन 100 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स तक जो है वो बिल सेम रहेगा. चाहे आप एक यूनिट इस्तेमाल करें तभी भी आपको 100 रुपया आएगा, और अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करें तो तभी भी आपको क्या आएगा, 100 रुपया ही बिल आएगा. फिर उसके बाद क्या है, जब 100 से एक्सीड करेंगे तो फिर आपका रेट क्या बनेगा, फिर एक फ्लैट रेट जो है वो लगेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में ये वाली कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड, और एक हद के बाद ये क्या बन जाती है, वेरिएबल. तो इसका मतलब है इसमें दो तरह के क्या हैं, ग्राफ इकट्ठे होने चाहिए. अब आप जरा गौर से देखें कि इसमें कौन सा वाला ग्राफ है जो कि पहले तो फिक्स्ड है और बाद में वेरिएबल हो जाता है. सो दैट इज बी. तो इस बार इसका आंसर क्या है, बी है, कि पहले शुरू में क्या है, फ्लैट है. फ्लैट रेट का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन बोलते हैं. तो ये हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, बी आंसर है इसका. फिर उसके बाद है, और उसके बाद जो प्रोग्रेसिवली ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, वेरिएबल हो जाता है. तो वेरिएबल फिर इसके बाद जो आगे वेरिएबल शुरू हो जाएगा. तो हम ये कहते हैं जी ये बेसिकली दो ग्राफ है, ये दो हैं, एक पहले फिक्स्ड है और फिर उसके बाद जो दूसरा क्या बनता है, वेरिएबल है. तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे एक जब इसका ग्राफ अलहदा से अगर करें तो इन दोनों ग्राफ्स को हम लोगों ने जब मर्ज कर लिया तो हमारे पास इस शक्ल का बी की जो शेप है इस तरह का ग्राफ बनेगा. फिर उसके बाद है जी सी, सिटी वाटर बिल. सिटी वाटर बिल है 1 मिलियन गैलन और लेस. अगर 1 मिलियन गैलन या इससे कम हम इस्तेमाल करेंगे तो 1000 का फ्लैट फी आएगी. इसका मतलब क्या है कि 0 करेंगे तो तभी भी 1000, और 1 मिलियन करेंगे तो तभी भी 1000. तो फिर ये क्या है, ये फिक्स्ड है. इसका मतलब है इसकी लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है जी, अगले जो 10,000 गैलन है उसके ऊपर रेट लगेगा 0.003. उससे अगले जो 10,000 गैलन है उसके ऊपर रेट लगेगा 0.006.
फिर उसके अगले जो 10,000 गैलन है उसके ऊपर रेट लगेगा क्या 009। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर तो रेट रहे सेम, फिर होती है स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा, अगर रेट हो सेम रेट से अगर बढ़ती तो फिर हम लोग जो है वो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ बनाया था ना ये बी वाला, तो फिर बनता कि पहले एक स्ट्रेट है, फिर उसके बाद जो है वो क्या है वेरिएबल है लेकिन सेम रेट के साथ है। यहाँ पे सेम रेट नहीं है, तो जब सेम रेट नहीं होता तो कर्वी लाइन बनती है। याद रखिएगा, जब सेम रेट नहीं होता तो कौन सी लाइन बनेगी कर्वी लाइन बनेगी। अब रेट चूंकि प्रोग्रेसिवली क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, प्रोग्रेसिव रेट है ना, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करते हुए लाइन का जो कर्व होगा वो अपवर्ड होगा, कर्व जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो अब आप जरा देखिए जी इसमें फिर कौन सा है डी पार्ट है कि पहले जो है वो 1 मिलियन गैलन्स तक 1,000 का खर्चा है, और फिर उसके बाद क्या है कर्वी लाइन बन रही है, बढ़ तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है वो प्रोग्रेसिव रेट के साथ बढ़ रहा है। मीन जब जब रेट इंक्रीज करता है तो तब तब ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास जो आप समझ लीजिए ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास सी का जो आंसर है वो क्या है डी। सी के लिए जो सूटेबल ग्राफ है वो क्या है डी है। ओके जी, फिर उसके बाद देखें जी डी जो है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, द अमाउंट इज कंप्यूटेड बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है कि फिक्स्ड है, सेम स्ट्रेट लाइन आएगी विद विच एवर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इज। तो इसका मतलब है इसके लिए फिर सूटेबल ग्राफ क्या है एफ। क्या है एफ, क्योंकि ये हमेशा क्या रहनी है सेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहनी है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ होता है। सो ये दिस इज वेरी सिंपल। उसके बाद क्या है जी हमारे पास ई रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग डोनेटेड बाय द सिटी। सिटी ने एक फैक्ट्री को डोनेट की है एक बिल्डिंग। द एग्रीमेंट कॉल्स फॉर अ फिक्स्ड फी पेमेंट। एग्रीमेंट ये कहता है कि फिक्स्ड फी पेमेंट होगी अनलेस 20,000 लेबर आवर्स आर वर्क। जब तक 20,000 लेबर आवर्स सॉरी 2 लाख लेबर आवर्स अगर काम होगा तो हम क्या करेंगे एक फिक्स्ड फी होगी। इट मीन 0 से लेके 2 लाख आवर्स तक एक फिक्स्ड फी है। तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उसके बाद क्या होगा इसके बाद है जी इन विच केस नो रेंट बी रिपेड। अगर इससे एक्सेस चले जाएगा तो कोई रेंट अदा नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फिर उसके बाद 0, ऐसे ही है कि नहीं, उसके बाद कोई रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 2 लाख आवर्स तक काम करेंगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा एक फिक्स्ड फी पे करना पड़ेगी। और अगर आप 2 लाख से ज्यादा चले जाते हो तो फिर आपको 0 पे करना पड़ेगी। इसे क्लियर। इसका मतलब है पहले तो वो क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जब जब आपका 2 लाख आवर्स पहुंच जाएंगे तो एकदम से डिप करके ग्राफ किस पे आ जाएगा 0 पे आ जाएगा। तो आप जरा गौर करें कौन सा ग्राफ बनता है एच वाला। फॉलो करें बात को। तो इस तरीके से आपने स्टेटमेंट को समझ के उसके ग्राफ की क्या करनी है शक्ल को समझने की कोशिश करनी है, जो हम इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, फिर इसके बाद क्या है नेक्स्ट देखें प्लीज सैलरीज ऑफ रिपेयर वर्कर्स। वैसे इसकी आगे जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। सैलरीज ऑफ रिपेयर वर्कर, 1 रिपेयर वर्कर्स इज नीडेड फॉर एवरी 1,000 मशीन आवर्स और लेस। 1,000 मशीन आवर्स तक एक वर्कर चाहिए। 1,000 से अगर 2,000 मशीन आवर्स हो जाएंगे तो फिर 2, 3,000 की कैटेगरी में चले जाएंगे तो फिर 3। इज इट क्लियर। तो फिर ये क्या कॉस्ट हो रही है पहले एक लेवल है फिर नेक्स्ट लेवल है फिर नेक्स्ट लेवल है। तो मैंने वहां पे भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसको हम स्टेप कॉस्ट बी कहते हैं। इज इट क्लियर कि मीन पहले एक रेंज तक एक रहेगी, फिर जब एक नई रेंज शुरू हो जाएगी तो फिर एक नए लेवल पे चली जाएगी, फिर एक नई रेंज शुरू हो जाएगी तो फिर एक नए लेवल पे चली जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि इसका कौन सा ग्राफ बनेगा सी, दैट इज स्टेप कॉस्ट। ये कॉस्ट किस में होगी स्टेप्स में आ जाएगी। तो इस तरीके से सो एफ पार्ट का जो जवाब है वो क्या है सी पार्ट। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इस तरीके से
कॉस्ट की स्टेटमेंट को समझ के उसका जो ग्राफ होता है वो किस तरह का बनता है या कैसे बनना चाहिए, उसकी शेप क्या हो सकती है, वो आप समझ सकते हैं। अब इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आपका ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, और उस ये कॉस्ट आप लिख सकते हैं कि ये कॉस्ट क्या है, ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, पहले ये फिक्स्ड है, बाद में ये वेरिएबल है, पहले ये वेरिएबल है, बाद में ये फिक्स हो गई है। तो इस तरह का भी बात हो सकती है, ऐसे ही कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर ये पहले वेरिएबल होती कॉस्ट और बाद में फिक्स्ड हो जाए तो क्या क्या किस तरह से ग्राफ बनेगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पे कि अगर ये शुरू में कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हो और बाद में वो जो फिक्स्ड हो जाए तो फिर उसका ग्राफ जो है वो किस तरीके का बनेगा। तो आप जरा गौर से देखें कि हमने कहा कि ये वाला जो हमने कहा जी कि ये एक ग्राफ है ऐसे। अगर हम कहते हैं पहले वेरिएबल है तो ये वेरिएबल है और बाद में फिक्स्ड हो जाए तो फिर ये फिक्स्ड है। तो मीन आपका वेरिएबल कॉस्ट ऐसे होगी और फिक्स्ड कॉस्ट इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, बस इन्हीं का ही चक्कर है। और अगर ये रेट सेम के साथ बढ़ेगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर सेम रेट नहीं होगा तो फिर कर्वी लीनियर होगी। तो अगर ये रेट बढ़ रहा होगा तो कर्व ऐसे होगा, और अगर रेट कम हो रहा होगा तो फिर कर्व ऐसे होगा। अगर रेट कम हो रहा होगा तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और अगर रेट बढ़ रहा होगा तो फिर जो है कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा। बस इस तरह की ये है। आप लोग यह इन चीजों को अच्छे से समझ करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोगों को जो है वो मजीद इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। होप सो जो है वो आप लोग जो है इन चीजों को अच्छे से समझ। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज E42 है, और एक्सरसाइज E42 के अंदर हम लोगों ने हाई लो मेथड और जो डिफरेंट जो है वो हमारे पास मिक्स कॉस्ट एनालिसिस मेथड होते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉपर माउंटेन कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड द फॉलोइंग डाटा ओवर अ 6 मंथ पीरियड। 6 महीने का उनके पास डाटा है। बेसिकली ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी के पास पिछले जो 6 महीने में उन्होंने जो इनडायरेक्ट लेबर आवर्स काम किया है वो है, और उसके ऊपर उनकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आ रही है, ये इसका डेटा हमें दिया गया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये है कि हमने ये वाला डाटा देख के ये फैसला करना होता है कि ये हमारी जो कॉस्ट है ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, या कि ये मिक्स्ड कॉस्ट है। तो अब आप जरा गौर करें कि हर एक कॉस्ट के साथ ना दो चीजें आती हैं। एक उसकी एक्टिविटी ड्राइवर होता है, ये कॉस्ट ड्राइवर जिसको क्या बोलते हैं, और इस केस के अंदर जो वो इनडायरेक्ट लेबर जो है आर्स जो है, इनडायरेक्ट लेबर आर्स, वो हमारा क्या है, एक्टिविटी ड्राइवर है जो कॉस्ट ड्राइवर है। और दूसरी चीज होती है जो उसकी कॉस्ट है, तो उसमें हमें इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी गई है। अगर हम इन दोनों को देख के फैसला करते हैं कि ये कॉस्ट हमारी जो है वो फिक्स्ड है, वेरिएबल है, या कि मिक्स्ड है, तो इसका मैं क्राइटेरिया जो है वो आप लोगों को बताने लगा हूं। यहाँ पे आपको लिख के भी दे देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी कॉस्ट को आप देखते हैं तो आप कॉस्ट की जो भी आपके पास कैटेगरीज होती हैं उसमें हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट जो है वो दो तरह की हो सकती है। टोटल कॉस्ट जो है वो दो, इसमें आप लोगों को अपेरेंटली जो चीजें नजर आ रही होती हैं टोटल कॉस्ट में से, अगर हम ये कहते हैं कि सेम एट एवरी लेवल, हर एक लेवल के ऊपर अगर टोटल कॉस्ट क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रही है, डिफरेंट नहीं हो रही है, तो या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, डिफरेंट एट एवरी लेवल, हर एक लेवल के ऊपर डिफरेंट है। अगर तो हर एक लेवल के ऊपर सेम है तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। और अगर ये हर लेवल के ऊपर डिफरेंट है तो ये हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, अब अगर वेरिएबल जो कॉस्ट है उसमें भी हमारे पास जो है दो डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, अच्छा चलें हम पहले इसी क्राइटेरिया को जो है वो अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो है वो वाला जो डेटा हमें गिवन है उस कॉस्ट की नौयत क्या है, क्या वो फिक्स्ड है कि वो वेरिएबल है। तो फिर हम लोग जो है उसके बाद अगला स्टेप करते हैं। तो हियर इज द क्वेश्चन। अगर आप लोग ये देखें कि ये एक्टिविटी लेवल है
एक्टिविटी है जी 400 आवर्स हैं, 500 आवर्स, 600, 700, 800 और 900 आवर्स दिए गए हैं और उनके ऊपर 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 और 11000 की कॉस्ट दी हुई है। तो अब आप जरा गौर करें कि हर एक लेवल के ऊपर कॉस्ट क्या हो रही है, डिफरेंट नजर आ रही है, ऐसे ही है कि नहीं? तो वो जो डिफरेंट कॉस्ट नजर आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये हमने ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर एक फैसला कर लिया कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर हर एक जगह के ऊपर 6000 ही होता तो फिर हम ये कहते हैं ये कौन सी कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इज इट क्लियर जी? अब ये फैसला हो गया कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। इज इट क्लियर? अब हम इसके ऊपर जो है अब नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे, एक और क्राइटेरिया लगाएंगे। वो क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग जो है वो हर एक जो लेवल है उसके ऊपर इसका रेट कैलकुलेट करेंगे। हर एक लेवल के ऊपर क्या करेंगे, रेट कैलकुलेट करेंगे। जैसे 6000 को हम तकसीम करेंगे 400 के ऊपर, फिर 7000 को तकसीम करेंगे 5000 के ऊपर, 8000 को तकसीम करेंगे हम लोग 600 के ऊपर, तो हम लोग पर यूनिट क्या आ जाएगा, पर लेबर आर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके रेट्स कैलकुलेट करके देखते हैं। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, ये है स्टेप 1। ये स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ऑब्जर्व। स्टेप 1 में हमने ऑब्जर्व किया कि अगर दोनों सारे लेवल के ऊपर कॉस्ट सेम है तो फिर क्या है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिर हमें अगले स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो क्या है कि वेरिएबल है, मीन सारे स्टेप्स के ऊपर या सारे लेवल के ऊपर कॉस्ट डिफरेंट है तो वो फिर वेरिएबल है। तो जब वो वेरिएबल होगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टेप 2 कर लेंगे। और स्टेप 2 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट रेट एट एवरी लेवल। हर एक लेवल के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, रेट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे कहा, पहला लेवल क्या था, 6000 की कॉस्ट थी और उसके यूनिट्स कितने थे, जो हमारे आवर्स कितने थे, दैट वाज 400, तो रेट आ गया 15। दूसरे लेवल के ऊपर 7000 की कॉस्ट थी और हमारे पास जो है वो 500 उसके आवर्स थे और रेट आ गया, क्या आ गया जी, 14। अब इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा अगर दो स्टेप्स के ऊपर भी रेट जो है वो आपका फर्क आ गया है तो फिर हमें आगे चलने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग अगर इसको लॉजिकली देखेंगे तो सारे स्टेप्स के ऊपर रेट कैलकुलेट करें, एवरी लेवल के ऊपर रेट कैलकुलेट करें। अब इसके बाद हम अब इसका क्राइटेरिया लिखने जा रहे हैं। अगर तो रेट हो सब जगह के ऊपर, रेट क्या है, सेम। क्या हो, रेट सेम, तो ये क्या है, प्योर वेरिएबल। अगर तो रेट सब जगह के ऊपर हो क्या, सेम, एक ही रेट नजर आ रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6000 तकसीम 400 किया है तो क्या है, 15 रेट आ गया। और ये होती है अगर 7500, 7500 तकसीम 500 करोगे तो रेट क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15। तो अगर तो सब जगहों के ऊपर रेट सेम आ रहा है, रेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो फिर क्या होगी, वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। क्या, प्योर वेरिएबल कॉस्ट। और अगर ये रेट सेम ना हो, पहली जगह पे आ रहा है 15, फिर क्या आ रहा है 14, फिर तीसरे पे करोगे तो वो आ जाएगा 13.33, सही है। फिर उसके बाद करोगे तो रेट क्या आ रहा है, प्रोग्रेसिवली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे ही है कि नहीं? तो इसलिए आप यहां पे फिर लिखोगे अगर रेट डिफरेंट हो तो फिर क्या होगी, फिर वो मिक्स्ड कॉस्ट होगी। वो रेट डिफरेंट आने की वजह ही ये है कि उसमें जो है वो कुछ पार्ट जो है वो वेरिएबल है और कुछ पार्ट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। अब अगला प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है, ये हमारा टॉपिक है। और इसको हम लोग सेग्रीगेट करने के लिए कि हम लोग जब सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन मिक्स्ड कॉस्ट, मिक्स्ड कॉस्ट में से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की जब हम सेग्रीगेशन करते हैं तो हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं। नंबर 1, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड पहला मेथड है जिसको हम यूज करके क्या करेंगे,
फिक्स्ड पार्ट ऑफ द कॉस्ट एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ द कॉस्ट को अलग अलग करेंगे। नंबर 2 क्या है, स्कैटर ग्राफ मेथड। और नंबर 3 है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड। आप उसको रिग्रेशन मेथड लिख सकते हैं। ओके, ये 3 मेथड हैं जो हम लोग यूज करते हैं फॉर एनालाइजिंग और सेग्रीगेटिंग द फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट्स ऑफ अ मिक्स्ड कॉस्ट। एक फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट में जो मिक्स्ड कॉस्ट में से निकालने के लिए। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि चूंकि ये हमने पहले ये एनालाइज कर लिया है कि ये वाली कौन सी कॉस्ट है, मिक्स्ड कॉस्ट है। अब इस मिक्स्ड कॉस्ट में से फिक्स्ड कितनी है और वेरिएबल कितनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला मेथड अप्लाई करेंगे, क्या, हाई लो मेथड। तो हाई लो मेथड के लिए आप सबसे पहले ये देखोगे जो एक्टिविटी है उसको देखोगे और उस एक्टिविटी में से जो हाईएस्ट एक्टिविटी है वो वाली ले लेंगे। तो हाईएस्ट एक्टिविटी कौन सी है, 900 लेबर आवर्स की, और उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट कितनी है, 11,000 की। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं आपके साथ कैलकुलेशन शो करने जा रहा हूं। आप लोग जब हाई लो मेथड अप्लाई करोगे तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहां पे हाई और लो, यहां पे आप लिखोगे एक्टिविटी, एक्टिविटी है लेबर आवर्स, और फिर है जी कॉस्ट, और आपने कहा हाईएस्ट एक्टिविटी है 900 आवर्स, और उसके ऊपर उसकी कॉस्ट जो वो बनती है वो कितनी है, 11,000 की कॉस्ट बनती है, ये डॉलर्स में है। और इसी तरीके से लोएस्ट एक्टिविटी है वो है 400, और इसकी जो कॉस्ट बनती है वो कितनी बनती है, 6,000 की ये कॉस्ट बनती है। अब इन दोनों का जो है वो आप लोग क्या कर लोगे, चेंज निकाल लोगे। इनमें चेंज क्या आया है, डिफरेंस क्या आया है। तो हाईएस्ट एक्टिविटी में से लोएस्ट एक्टिविटी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 500। और इसी तरीके से आप लोग कॉस्ट का भी चेंज निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा जी 5,000 आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद आप निकालोगे वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट बराबर है किसके, वेरिएबल रेट बराबर होगा हम बी के, इसको हम बी के बराबर लिखते हैं, ये मैं आपको बताता हूं ये बी क्या है, और ये बराबर होगा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। तो अब आपके पास बी बराबर आ जाएगा, चेंज इन कॉस्ट है हमारी एग्जांपल के मुताबिक कितना जी, 5,000, और चेंज इन एक्टिविटी कितना है जी 500। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, अब आप इसमें देखें हम लोग बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हैं बिकॉज वी अज्यूम दैट कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो एक लीनियर फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन में आती है। तो इसलिए जो उसका जो लीनियर फंक्शन होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें y क्या है, y कहते हैं टोटल कॉस्ट को, ठीक है जी। और इसमें a क्या है, a इज फिक्स्ड कॉस्ट, और इसमें b क्या है, b है जी वेरिएबल रेट, और x क्या है, x है जी एक्टिविटी। जी ये एक फॉर्मूला है, एक जर्नल इक्वेशन है जो कि एक कॉस्ट फंक्शन कहते हैं जिसको हम लोग। तो हमारी अजम्पशन ये है कि हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है उसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसके मुताबिक जब हम लोग इसकी क्या करते हैं, इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन में से हम लोगों ने सबसे पहला कौन सा पार्ट निकाल लिया है, b। तो b हमारे पास क्या निकला है, 10। इज इट क्लियर? अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, a। क्या निकालेंगे, a पार्ट अब निकाल लेंगे। तो हमें बेसिकली ये दो जो है ना, ये दो कांस्टेंट्स, ये हम अगर मालूम कर लें और इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हम किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर हम ये कहेंगे जी कि डिफरेंट अगर आर्स के ऊपर काम किया हो तो बताओ फिर कितनी कॉस्ट आएगी, तो हम इस इक्वेशन के जरिए से उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगी। अब आप ये देखें जी, हमने ये कहा कि टोटल कॉस्ट जो है वो एक, इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो हमने कहा जी 11,000 है,
किस एक्टिविटी के ऊपर? 900 लेबर आवर्स के ऊपर। 900 लेबर आवर्स के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी है? 11,000 की। यही हमने इक्वेशन में यूज किया है ना हमने, ये वाला। अब यही वाला जो पार्ट है उस इक्वेशन में आप पुट कर दें। आप कैसे करोगे? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये है ना जी। आपने अभी b निकाल लिया है, अब हम a निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट a एंड b। ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। इसलिए आप लोग क्या है, a क्या है आपके पास? a मालूम करना पड़ेगा। b अभी आपने मालूम किया है, दैट इज 10। और y हमारे पास आती है कितनी? 11,000। और a इस पे क्या, x क्या है इसके ऊपर? 900, ये x है। अब इसको आप सॉल्व करोगे जब आप लोग, तो ये आ जाएगा जी 9,000, तो ये आ जाएगा जी 11,000, और a बराबर आ जाएगा 11,000 माइनस 9,000, तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास 2,000। तो इस तरीके से आप कहते हो कि a आपके पास आ गया 2,000, विच इज फिक्स्ड पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 10 पर लेबर आवर। 10 पर लेबर आवर जो है वो वेरिएबल पार्ट आ गया, और 2,000 जो है वो क्या आ गई? फिक्स्ड पार्ट आ गया। अब अगर आप लोग इस लेवल को, इस एक्टिविटी को लेके कर रहे हो, तो दूसरी को भी आप लेके कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और a है हम लोग का जी a मालूम करना है, और b क्या है 10, और x है जी 400, और y है इस लेवल के ऊपर 6,000। तो आप क्या करोगे? 6,000 इज इक्वल टू a प्लस 4,000, और a बराबर आ जाएगा 6,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 2,000। अब देखो वही 2,000 जवाब आया है, चाहे मैंने ये वाली एक्टिविटी लेवल लिया है और चाहे मैंने 900 का एक्टिविटी लेवल लिया है। इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में से लेना है। जब आप हाई लो मेथड करोगे तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या आप हाईएस्ट पॉइंट लोगे या फिर आप लोएस्ट पॉइंट लोगे, और उसके ऊपर रिस्पेक्टिव उसकी कॉस्ट लोगे, और इस इक्वेशन में उसको पुट कर दोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो a की आ जाएगी। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड इंटरसेप्ट भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, इसको फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज यूज करते हैं तो इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, और अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज यूज करेंगे तो इस पार्ट को ए को आप क्या कहोगे? फिक्स्ड कॉस्ट का नाम दोगे। तो इस लिहाज से हम लोग क्या है इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इन दिस वे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 2,000 प्लस 10x। अब आपको ये इक्वेशन बन गई है। अब आप ये कहते हो कि व्हाट विल बी द कॉस्ट, व्हाट विल बी cost at 1200 hours। 1200 आवर्स अगर आपने काम किया तो कॉस्ट क्या आएगी? तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे जी 2000 प्लस 10 इंटू 1200, तो ये आ जाएगा जी 2000 प्लस 12,000, तो ये कितना आ जाएगा? 14,000। तो हमने कहा कि अगर हम 1200 आवर्स काम करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? 14,000 आ जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करके उसके अंदर पुट कर दोगे तो आपके पास जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग। और मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें अगले वाले स्टेप में क्या यूज करना होती है? बजट बनाते हुए, फोरकास्ट करते हुए, प्लान करते हुए, या डिसीजन मेकिंग करते हुए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग-अलग करना है, ये हमारी अगले वाले स्टेप्स के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का है या प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का है, या जिसमें हम लोग बजटिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, उसमें हमारे लिए जो वो हेल्पफुल साबित होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरा मेथड है जो हम लोगों ने यहाँ पे पहला मेथड बात की है, क्या है? हाई लो मेथड। और उसके मुताबिक हम लोगों ने ये एक इक्वेशन ड्राइव कर ली है। तो याद रखिएगा ये तमाम जो मेथड्स हैं उसका नेट रिजल्ट क्या आना है? ये इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव करनी है हर एक मेथड के जरिए से। ये मेथड्स हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम ये वाली इक्वेशन जो है वो बना सकें, ये फॉर्मूला बना सकें, ताकि हम लोग किसी भी लेवल के ऊपर जो कॉस्ट को क्या कर सकें? कैलकुलेट कर सकें, और उसमें से ये देख सकें कि कितनी वेरिएबल है और कितनी फिक्स कॉस्ट है। अब जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं स्कैटर ग्राफ मेथड।
अब स्कैटर ग्राफ मेथड के लिए आप लोग जो है वो एक ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाते हैं, जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग जो है वो लेबर आवर्स डाल देंगे इस एग्जांपल के मुताबिक, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आप क्या कर दोगे, कॉस्ट जो है वो आप लोग इसकी जो है वो लिख दोगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि ये सपोज हम ये कहते हैं जी ये 6000 है, फिर ये 7000 है, फिर ये 8000 है, फिर 9000 है, और इसी तरीके से आप सारे जो है वो स्केल बना लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग कहते हो क्या जी, ये 400 है, ये फिर 500 है, फिर 600 है, 700 है, फिर 800 है, और 900 है। अब इस लिहाज से आपने क्या करना है कि हर एक पॉइंट को प्लॉट कर देना है उस ग्राफ के अंदर। आप कहते हो जी कि 400 एक्टिविटी के ऊपर कितनी कॉस्ट, हमने कहा जी 6000 है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये एक पॉइंट जो है वो प्लॉट कर दिया। फिर हमने कहा जी 500 के ऊपर 7000 है, तो हमने कहा जी ये वाला एक पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर हमने 600 के ऊपर 8000 है, तो हमने कहा जी ये वाला पॉइंट जो है वो प्लॉट हो गया। इसी तरीके से हमने कहा जी ये वाला पॉइंट प्लॉट हो गया, और इस लिहाज से हमने कहा जी कि ये हमारे पास जो है एक लाइन बन जाती है इन सारे पॉइंट्स के दरमियान में से गुजरती हुई, या इनको टच करती हुई, या इसको इस तरीके से। क्लियर है? अब अगर ये पॉइंट्स तो फॉर्चुनेटली क्या सारे के सारे क्या आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट होते एक ऊपर एक नीचे या इस तरीके से, बात आप समझ रहे हो, तो फिर ये एक आपका स्कैटर ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? स्कैटर ग्राफ। और इसके दरमियान में से गुजरती हुई लाइन लगानी है। लेकिन ये अब देखो, ये जो मैंने लाइन लगाई है ये क्या है, ये दरमियान में से तो गुजर रही है, लेकिन इसके जो नीचे वाले पॉइंट हैं वो ज्यादा दूर दूर हैं, और ऊपर वाले पॉइंट क्या हैं, नजदीक हैं। तो हमने लाइन बेसिकली बेटे ऐसे लगानी है कि ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट का फासला ऑलमोस्ट क्या हो, बराबर बराबर हो। उसकी डायरेक्शन जो है वो आपने इस तरीके से रखनी है कि आपके ऊपर वाले और नीचे वाले लाइंस का जो पॉइंट्स है उनका टोटल डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, और ये देखें अगर मैं इन सब के डिस्टेंस को रूलर से अगर मेजर करूं तो हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन तीनों का डिफरेंस मिलके इन दोनों के डिफरेंस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस तरह का जब हम लोग एक रफ लाइन लगाएंगे दरमियान में से गुजरते हुए पॉइंट्स में से, तो इसको हम कहते हैं स्कैटर ग्राफ मेथड, और इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और याद रखिएगा ये एस्टिमेटेड होती है, ये हैंड ड्रॉन लाइन होती है। ये आपने क्या करना है, स्केल से आपने ड्रॉ करनी है। आप इसको जो है वो क्या करोगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ड्रॉ नहीं करोगे। ठीक है ना जी? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट जो भी लेक्चर है, मेरे जो वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर मैंने कर दी होंगी, अगर नहीं की है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको देखिएगा, उसमें कंप्लीट मैंने ये मेथड समझाने की कोशिश की है, वो आप लोगों को जो है वो समझ आ जाएगी। इसमें डिटेल्ड क्वेश्चन को लेके मैंने ये काम करने की कोशिश की है। ओके, लेकिन उसका बेसिक थॉट यही है कि हम लोगों ने एक ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं जिसको हम स्कैटर ग्राफ कहते हैं, और दूसरे तरीके में हमने क्या करना है कि उनके दरमियान में से गुजरती हुई रूलर रख के हमने लाइन लगानी है, और लाइन इस तरीके से लगानी है कि ऊपर वाले पॉइंट्स और नीचे वाले पॉइंट्स में वो क्या आ जाएं, बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आ जाएं। और फिर इस लाइन को हम क्या करेंगे, उसके जो है वो वाई एक्सिस तक बढ़ा देंगे। कहां तक बढ़ा देंगे? वाई एक्सिस तक बढ़ा देंगे, और देखेंगे कि ये वाई एक्सिस जो है वो कहां पे कट कर रहा है इस लाइन को, तो वो हम लोग वैल्यू जो है वो इसकी जो है वो नोट कर लेंगे। तो ये वैल्यू बेसिकली क्या है, ए है। ये हमारी इस सिचुएशन में आपके पास जो ए है वो पहले आपको हासिल हो जाता है, और बी पॉइंट जो है वो आप बाद में एक्चुअली उसका जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आप याद रखिएगा, मैं आपको सारी की सारी जो चीजें जो है वो दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे कि आप एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ ड्रा करेंगे। उस ग्राफ के अंदर आप वो तमाम पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। फिर आप क्या करोगे, उन पॉइंट्स के दरमियान में से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन को आप क्या कर दोगे, वाई एक्सिस तक पीछे जो है वो खींच लेंगे। पूरे रूलर को उसी सिम के अंदर जो वो लाइन को कहां पे तक ले जाएंगे, वाई एक्सिस तक। जहां पे वो वाई एक्स को कट करेगी इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट।
क्या कहते हैं इसको, वाई इंटरसेप्ट। जहां पे वो वाई एक्सिस को कट कर रही है उस वैल्यू को आप देखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर कि वो क्या वैल्यू आती है, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, ए। वो ए की वैल्यू है जिसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड पोर्शन कह रहे हैं। इज इट क्लियर जी। अब जब आप इसकी ए की वैल्यू निकाल लोगे, अब आपने दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, बी की। तो जब आप बी की वैल्यू निकालोगे तो आप किसी भी एक पॉइंट को ले लोगे जो उस लाइन के ऊपर जो है वो फॉल कर रहा है। आप उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, जो उस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली उसके ऊपर है, वो वाला आप पॉइंट ले लोगे। अब ये वाला पॉइंट जो क्या है, ये क्या पॉइंट है, 600 एंड, और इस तरफ से क्या है 8000, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए हैं 600 एंड 8000। ये क्या है x और ये क्या है y। तो अब आप लिखोगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो आपने यहाँ पे y क्या लिया है 8000 इज इक्वल टू a आपने क्या कैलकुलेट किया है 2000, और b आपने क्या किया है निकालना है, और x आपने क्या लिया है 600। इस पॉइंट को ले रहे हो ना आप, और इस पॉइंट के ऊपर जो है x और y की वैल्यू आपकी कौन सी है 600 एंड 8000। अब आप इसको सॉल्व जब करोगे, ये 8000 इज माइनस 2000 इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटू 600, और ये आ जाएगा कितना जी 6000 इज इक्वल टू b इंटू 600, और फिर b किसके बराबर आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 600, तो b बराबर किसके आ गया 10 के। तो इस एग्जांपल में भी हमारे पास जो है वो b की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखने जा रहा हूं। नंबर 1 हम लोग जो है वो स्कैटर ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट को लेके स्कैटर ग्राफ प्लॉट करेंगे ऑफ गिवन डाटा। गिवन डाटा के ऊपर जब आपने स्कैटर ग्राफ ड्रॉ करना है, टेकिंग एक्टिविटी एट x एक्सिस एंड कॉस्ट एट y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर जब कॉस्ट और x एक्सिस के ऊपर एक्टिविटी को लेके आपने क्या करना है स्कैटर ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर b में आपने क्या करना है, नेक्स्ट ड्रॉ हैंड रिटन, या हैंड ड्रॉन लिख लें, रिटन ना करें, हैंड ड्रॉन लाइन ऑफ बेस्ट फिट, line of best fit passing through the points of graph। ग्राफ के पॉइंट्स के दरमियान में से गुजरती हुई आपने क्या करनी है कि एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है। ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये किससे आपने खुद से ड्रॉ करनी है, बाय हैंड ड्रॉन। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सटेंड the line to y axis and note that value which is a, जो कि आपकी क्या आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट आपने उस लाइन के ऊपर जो है वो ले लेना है, एंड यूज x एंड y वैल्यूज ऑफ दैट पॉइंट टू पुट इनटू जर्नल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन में आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। अब इससे जब आपके वो वाले पॉइंट आप पुट करोगे तो इससे क्या आ जाएगी, दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ b। ये आपको क्या कर देगा, b की वैल्यू दे देगा। और जब आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी तो अब आप क्या कर सकते हो,
इक्वेशन लिख सकते हो। अब इस लिहाज से हम लोगों ने ए और बी की वैल्यूज ले ली, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, y इज इक्वल टू 2000 प्लस 10x। अगर हम स्कैटर ग्राफ मेथड यूज करते हैं तो इसके तरीके से भी हमारे पास जो है वो जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, y इज इक्वल टू 2000 प्लस 10x। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्कैटर ग्राफ मेथड को भी यूज करके आप जो है वो ये तमाम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो ग्राफ है इसको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है, जब हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करके क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं कि हम लोग जो है वो इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे फॉर मेक जो प्लॉटिंग आवर ग्राफ। अच्छा जी, ये डाटा था, इस डाटा को आपने एक्सेल के अंदर प्लॉट कर लेना है। इस डाटा को आप लोगों ने इस तरीके से इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब आप इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट में आपके पास ये ग्राफ, ये चार्ट्स की ऑप्शन आ जाएगी। चार्ट के ऑप्शन में आपको ये वाली जो ऑप्शन नजर आ रही है ये है स्कैटर ग्राफ। एक्स वाई कोऑर्डिनेट के तहत स्कैटर ग्राफ आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। जब आप इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शेप्स आ जाएंगे डिफरेंट स्कैटर ग्राफ की। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्कैटर ग्राफ ऐड करना है जो कि पॉइंट्स की सूरत में होगा। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो अब आप जरा गौर करें कि इसने जो है वो ग्राफ बना दिया आपको स्ट्रेट लाइन की सूरत में। अब मैं जब इस पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और इस लाइन को जब मैं एक्सटेंड करूंगा पीछे वाई एक्सिस तक तो ये कहां पे काटेगी, 2000 के ऊपर इसको जो है वो कट करेगी, ये 2000 के पॉइंट के ऊपर। तो ये जो 2000 का पॉइंट है ये मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको अगर यहाँ पे अगर लाइन को मैं इंसर्ट करता हूं तो ये इंसर्ट में जाके यहाँ पे इंसर्ट्स में आपके पास जो है वो कुछ इलिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे शेप्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। शेप्स में मैंने कहा जी ये एक लाइन है, ये मैं आप ऐड कर देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ये लाइन को ऐड कर दिया और आप जरा गौर करें कि ये मैंने हैंड रिटन लाइन लगा दी और उसने क्या किया है, सारी लाइंस को क्या किया है, पॉइंट्स को मिला दिया और किसको काट दिया है, वाई एक्सिस को। और कहां पे वो काट रहा है, 2000 के ऊपर। और इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज भी कर सकता हूं, इसको पकड़ूंगा नीचे ऊपर करूंगा तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसके ऊपर लाइन लगा सकते हो। क्लियर है। और इससे क्या आ जाएगी, आपके बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू। जब ए की वैल्यू आएगी तो फिर आप लोग इनमें से कोई सा भी पॉइंट ले लें। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिया है सिर्फ वही लेना है, कोई सा भी पॉइंट ले लें जो उस लाइन के ऊपर है। चाहे आप लोग ये वाला ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, या कोई सा भी पॉइंट आप ले लें। उसके ऊपर आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। उससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने हैंड रिटन लाइन लगाई थी। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे हैंड रिटन लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने स्कैटर ग्राफ बना लिया है और मैं ये कहता हूं कि मेरा सॉफ्टवेयर ही मुझे लाइन ड्रॉ करके दे। सही है। जब मैं तीसरा मेथड यूज करूंगा, अच्छा अब मैं यहां पे करूंगा तो मैं क्या करता हूं कि इन लाइंस के ऊपर मैं इन पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि मैं इन पॉइंट के ऊपर कर्सर लेके जाता हूं और इसके ऊपर जो है वो मैं राइट क्लिक करता हूं। जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये विंडो मेरे सामने खुल जाएगी। जब मैं विंडो खुलेगी तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऐड ट्रेंड लाइन, ऐड ट्रेंड लाइन। जब मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे इसने जो है वो उसकी बता दिया कि कौन सी ट्रेंड लाइन ऐड करनी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा इक्वेशन जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो मैं लीनियर इक्वेशन की बनाए लाइन ड्रॉ करूंगा। तो मैंने लीनियर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है वो मैं इसको क्या करूंगा, बैकवर्ड जो है वो क्या करूंगा, टच करने के लिए, मैं उसको शो करने के लिए कर सकता हूं, अदरवाइज ना भी करें तो कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब मुझे इक्वेशन भी तो चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर मुझे खुद ही इक्वेशन भी दे देगा इसकी। वो कहेगा कि डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट। जब आप इस जो है ऑप्शन को टिक करेंगे तो वहां पे हमारे पास जो है वो इक्वेशन की जो है वो उस चार्ट की इक्वेशन वो भी यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी। एक तो उसने लाइन ड्रॉ कर दी और दूसरा क्या किया उसने, वो इक्वेशन भी जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। और इस इक्वेशन को ड्रॉ करके अगर मैं इसका साइज आपको जो है वो इंक्रीज करके बताता हूँ,
अब आप जरा गौर करें कि हमने ये वाली लाइन को जब उसका मैंने आपको विजिबल हो जाए तो अब आप देखो इसने भी क्या दिया है, y इज इक्वल टू 10x प्लस 2000, उसने b पहले दे दिया है और a बाद में दे दिया, डजंट मैटर, आगे पीछे कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमें जो हमने मैनुअल वर्क किया था वो सारे का सारा हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल को यूज करके इसकी रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिग्रेशन मेथड। और रिग्रेशन मेथड में आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज लगा के भी यूज कर सकते हैं, x इंटू एक्स वाई प्लस बी एक्स समथिंग, वो a और b की वैल्यूज निकालने के लिए अगर आप चाहोगे मैं फॉर्मूलाज आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूलाज नहीं करवा रहा हूं, वो आप लोग जो है स्टैटिस्टिक्स के कोर्स के अंदर जरूर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल सॉफ्टवेयर का एक्सेल का इस्तेमाल करके ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और ये वाला तमाम क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे एक्सेल के अंदर जो है वो बेसिकली यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने मैनुअल कैलकुलेशंस आपको बताई हैं कि मैनुअल कैलकुलेशन में मैंने हाई लो मेथड में हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट लिया है, चेंज निकाला है, फिर इनके दरमियान जो है वो मैंने फॉर्मूला लगा के ए और बी की वैल्यू निकाली है, और उस ए और बी की वैल्यू को मैंने यूज करके क्या किया है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, और सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना ली है, उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकाल लिए हैं, उसी तरीके से टोटल कॉस्ट उसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकाला है, और ये मेरे पास जो है उसकी आ गई है। और यहाँ पे मैंने बेसिकली इनके फॉर्मूलाज यूज किए हैं, वही आप मैनुअल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं और ये एक्सेल को यूज करके आप फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप मिक्स कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में सेग्रीगेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरीके से आप लोग जो है वो आप करेंगे। होप्स हो कि आप लोग ये तमाम चीजें प्रैक्टिस जब करेंगे तो इसकी मोर क्लैरिटी जो है वो आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ ये तमाम वीडियोस जो है वो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को मजीद इसमें जो है वो चीजें क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग विद मी।